के सामान्य ज्ञान की ना, तो वास्तविकता में क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस आया उसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेशन में आपको यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 आया ना? बोलो भाई, उठाकर देखो अपना सिलेबस एक बार फिर से, प्रीलिम्स वाला, आपको पता चलेगा। मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है वो ठीक है, बस अंतर सिर्फ इतना हो गया। देखो पहली चीज मेरा थोड़ा सा एक वो समझ लेना कि पिछली बार मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया होता था वो 2.5 लाइन का था। 1 लाइन पूरी, 2 लाइन पूरी, 1 लाइन आधी। तो मध्य प्रदेश में इसी तरीके से उन्होंने पूरा वो स्थिति बनाई हुई थी। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का राजनीति, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश में व्यवसाय, मध्य प्रदेश में उद्योग, और ये सब तरीके से उन्होंने पूरा मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विविधताएं, संस्कृति आदि, है ना, इस टाइप से दिया होता, वो 2.5 लाइन में पूरा कर दिया था। अब इस बार उन्होंने क्या किया, उस पूरे के पूरे पार्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करके दिया है, उतना ही, उससे ज्यादा बढ़ाया नहीं है उसमें। जैसे कि आप पहला देखो, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य एक साथ बांट दिया उन्होंने। अब उसमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, प्रमुख जनजातियां, बोलियां, त्योहार, लोक संगीत, लोक कला, लोक साहित्य, साहित्यकार, उनकी कृतियां, धार्मिक पर्यटन स्थल, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। भूगोल में आप चले जाते हो तो वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु, प्राकृतिक एवं संसाधन, खनिज संसाधन, परिवहन, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। उसके बाद फिर लगातार भारत का भूगोल आ जाता है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आप चले जाते हो, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था सीधे एक साथ दे दिया आपको। 5वीं यूनिट आप देखते हो, मैंने बताया ना 135, हाँ या ना? अरे बोलो। तो 135 में 5 में चले जाओ, संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था एक साथ दी हुई है मध्य प्रदेश की, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, है ना? तो उसको सेक्शनली डिवाइड कर दिया उन्होंने, पहले वो पूरे तरीके से सेक्शन नहीं बनाए थे। है वही चीज। देखो जब हम पिछली बार तक पढ़ते थे तो भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन संपदा, वनोपज और वन उद्योगों के बारे में तब भी पढ़ते थे। मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योगों के बारे में तब भी पढ़ते थे। मध्य प्रदेश की नदियां, क्रमशः मिट्टी, क्रमशः खनिज, क्रमशः कृषि, उसके बारे में तब भी पढ़ते थे। डिफरेंस सिर्फ इतना हो गया दैट तब हमारे पास एक शेड्यूल्ड प्रिपरेशन के लिए मॉड्यूल नहीं था। इस बार मैं अपनी तरफ से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को बधाइयां देना चाहता हूं, आपकी तरफ से भी, कि उन्होंने इतना उपकार किया है कि अपने एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में बच्चों को एक सिलेबस मॉड्यूल दिया है वास्तविक मायने में। जैसे हम कहते हैं ना, बेसिकली एक जो इफेक्टिव मॉड्यूल होना चाहिए सिलेबस का, वो एक इफेक्टिव मॉड्यूल जो आपको मिला है, उसके आधार पर आप ये तय कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना होता है। आया ना? बोलो। अरे पक्का, सच्ची मुच्ची? ओके बेटा। मध्य प्रदेश के लिए अब हमारे पास सेक्शंस जो आते हैं वो आपके प्रश्न पत्र 1 में प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 3 है। इसमें आपकी पहली आती है इकाई 1, दूसरा आता है इकाई 3 और तीसरा आता है इकाई 5। इकाई 5 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। इकाई 1 हिस्ट्री को शो करती है, इतिहास को, प्लस संस्कृति कल्चर को शो करती है, प्लस लिटरेचर को शो करती है। हाँ या ना? यूनिट 3 जो है वो पूरे के पूरे ज्योग्राफी को शो करती है। हाँ या ना? ओके। और यूनिट 5 का पार्ट ए जो है वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट को दर्शाता है, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था को एक तरीके से। हाँ या ना? राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी हमारे यहाँ। और पार्ट बी जो है वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को दर्शाता है। सब टॉपिक्स आपको वहां दे दिए गए हैं। हाँ या ना? दिस इज एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ योर सिलेबस। हम सीक्वेंस को थोड़ा सा बदलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक तरीका होता है कि पढ़ा जा सकता है, दूसरा तरीका होता है कि पढ़ाया जा सकता है। हम बात करते हैं जिसकी, वो होता है पढ़ाया जा सकने वाला तरीका। सीक्वेंस थोड़ा सा बदलता है। पहला, मैं इतिहास के पहले भूगोल को लूंगा। उसका एक कारण है। पूछो क्या? पूछ लो। क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें मर्ज होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उदाहरण के तौर पर सांस्कृतिक विभिन्नताएं इतिहास का विषय है, मैं मानता हूं, लेकिन ये भूगोल का भी उतना ही विषय है। मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्कृति तो जनजातीय संस्कृति है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स आर फाउंड इन एमपी ओनली। हाँ या ना? तो क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख और प्राचीनतम संस्कृति तो जनजातीय संस्कृति है, और जनजाति जो है वो एक भाग के रूप में डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का भी एक भाग है, यानी कि हम बात करते हैं जननांकिकीय भूगोल का। हाँ या ना? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या में जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान है। भाई देश का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है, द लार्जेस्ट एवर एसटी एरिया ऑफ इंडिया।
आया ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो लिंक कर गया। अच्छा, जनजाति अर्थव्यवस्था में भी सहयोग करती है, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था भी है। मध्य प्रदेश एक भाग जनजातियों के लिए सुरक्षित भी है, यानी कि तीनों इंटरकनेक्टिंग यूनिट्स हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया, अन्य उसमें भी जा सकते हैं। हाँ 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 हाँ, पक्का पक्का, ठीक है। अब कृषि जो है वो मध्य प्रदेश का प्रमुख आधार है अर्थव्यवस्था का, क्योंकि अगर आप बात करते हो एग्रीकल्चर की इस समय पर, तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 45% आता है सर, जबकि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन 65% है। ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन है और ये एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है। ऐसा बोल दिया करो यार, डॉक्टर साहब क्या है, मतलब नाक बाहर निकाल के बैठ जाओ, मुंह भी निकाल लिया करो। कोई नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्लियर है? क्लियर है? पक्का। अब आप जब बात करते हो कृषि की, तो एक बात मुझे सिर्फ इतनी सी बताना कि मैं मध्य प्रदेश में कृषि की बात करूं तो क्या कृषि की प्रकृति को आप बिना मिट्टी के समझ सकते हो? कृषि को समझने के लिए मृदा को तो समझना पड़ेगा, और क्या मृदा को आप बिना किसी नदी कछार करके समझ सकते हो? आप खुद सोच के देखो, जलोढ़ मृदा तो पूरी इसी पर टिकी हुई है, कछारी मृदा तो पूरी इसी पर टिकी हुई है। खुद सोच के देखो, यानी कि विषय होना चाहिए अर्थशास्त्र का, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। एमपी इज द मेन एग्रेरियन स्टेट, एग्रेरियन इकोनॉमी स्टेट, बट बिना ज्योग्राफी के वो पूरा, कहने का मतलब ये है कि आधार भूगोल से निकलता है, और इस वजह से मैं आपको सबसे पहले भूगोल पढ़ाऊंगा, उसके बाद उस सीक्वेंस में हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल अरेंजमेंट और इकोनॉमिक्स पर जाएंगे। एक छोटी सी बात जो बतानी थी, उसके चक्कर में भगवत गीता वांचनी पड़ गई पूरी। आप समझ गए राम कौन सीता कौन? सोची मोची, ओके। लेकिन उससे भी पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश है क्या बेटा। क्या? वेरी गुड, लिख लो बेटा मध्य प्रदेश। एमपी। एक तो तुमने सच्ची में रजनीकांत सही में बना रखा है मेरे को यार, तुम हिस्ट्री भी पढ़वा रहे, तुम ज्योग्राफी भी पढ़वा रहे, तुम अब एमपी भी पढ़वा रहे, तुम करंट अफेयर भी रोज निकलवा लेते हो। बहुत गलत बात है, हाय लगेगी मेरी, सच बताओ, दिल से बोल रहा हूं। रजनीकांत के बर्थडे वाले दिन आपसे बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा मैं अपना, सेम चेंज बर्थडे डेट। आ गया क्या? पहले गूगल कर लेना रजनीकांत का बर्थडे, नाम मुराद। पता है मुझे खुश होने की जरूरत नहीं, रजनीकांत से जाके मांगो पार्टी, बोलो कि एक लेजेंड ने तुम्हारे दिन को सेलिब्रेट करने के बारे में बात की है। उसको भी समझ में आना चाहिए कि देखो कितने बड़े लोग बात कर रहे हैं, कैसी बातें करते हैं यार तुम। आजकल बहुत से लोग केक काटने के लिए मना भी कर देते हैं। अजिंक्य रहाणे का केस देख लो, कंगारू वाला केक काटने को मना कर दिया। वैसे देखो, इससे कहते हैं एथिक्स, नैतिकता। आपने देखा, मतलब जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आया तो उसके पड़ोसी उसके लिए केक लेके, उसने मना कर दिया काटने से, बोले मैं केक नहीं काटूंगा, ये वाला राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया का। ये इतना सम्मान, इतना अपमान में नहीं कर सकता कि चाहे वो हारे चाहे वो जीतें, चाहे हम इतिहास रचें, लेकिन किसी देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने के बराबर है। अब आप इसका कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया के उन दर्शकों से करो, समझे कि हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी आपके देश का इतना सम्मान कर रहा है कि वो अपने ही लोगों के कहने पर भी, उकसाने पर भी उस स्थिति में नहीं आया कि वो अपने सेलिब्रेशन का केक सिर्फ इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि उस केक पर आपके राष्ट्रीय पशु का चित्र छपा हुआ है, कि मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, और एक आपके देश के नागरिक हैं, और बावजूद उसके उन नागरिकों को मिला क्या? स्टेडियम से तो मुंह लटका के लौटे, कंगारू बन गए, ऐसे कंगारू बन गए। कंगारू का मुंह देखा, ऐसे ही चलता हो, लौटे तो वो कंगारू ही बन के आखिरकार, और उन्हीं कंगारुओं का, उन अपमानित कंगारुओं का सम्मान किया। अरे नहीं, ऐसे लोगों को वाकई में सैल्यूट के लायक होते हैं, मतलब द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इफ ही इज गोइंग समवेयर। बाकी सब आए गए वाले ठीक है, हाँ या ना। जो विराट कोहली, वो तो अपनी फैमिली वेकेशन ही करते रहे, हमारी बीबी को बच्चा होना है,
हम दौरे पे ना जा पाए, हम एक मैच खेल के चले जाएंगे। राष्ट्र, नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, देन आफ्टर योर चाइल्ड, योर वाइफ एंड योर फैमिली एंड मेनी अदर इन एक्सट्रीम कंडीशंस। वो कौन सी अभी अभियान गया था 1.5 साल पहले, वो मैं उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जो महिलाओं ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, नौसेना की महिलाओं ने, क्या नाम था उस अभियान का? तारिणी नहीं, नारी शक्ति, हाँ, निर्मला सीतारमन तब रक्षा मंत्री थी, उस समय की बात है। तो उसमें एक वो लेफ्टिनेंट थी, उसकी स्टोरी बता रहे थे, नेशनल ज्योग्राफी में आया था। आई थिंक शायद उसके पेरेंट में से कि जो फादर है मदर में भूल गया, उनको शायद कैंसर डिटेक्ट हुआ था, एंड शी टोल्ड दैट आई हैव टू गो। अब जब उसके माता पिता को या उसके पेरेंट को सबसे ज्यादा जरूरत रही अपनी बेटी की, लेकिन उनकी बेटी ने क्या क्या, नहीं भैया, राष्ट्र ने मुझे एक बहुत बड़ी चुनौती को पार करने के लिए चुना है, तो मैं उसको पार करूंगी। और हंसी खेल नहीं है दुनिया का चक्कर लगाने एक जहाज पर बैठकर। तो जहाज भी कोई वो वॉरशिप नहीं था, उस जहाज में और बोट में कोई खासा अंतर भी नहीं था, वो यार्ड जैसा तो जहाज था, आईएनएस तारिणी, है ना। तो वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में घुसोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि समुद्र क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसी स्थिति में वो चक्कर लगा करके वापस आती है। मतलब ये होता है डेडिकेशन। नहीं, आपको अपनी फैमिली दिख रही है। चलो, मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहला बेटा, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश क्या है, व्हाट इज मध्य प्रदेश, तो आप क्या बताओगे क्या है? मध्य प्रदेश राज्य है, भारत का सबसे मध्य का। सबसे मध्य क्या होता है? भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है मध्य प्रदेश। हाँ या ना? बोलो भाई, पक्का? तो अब ऐसे लिखने की जगह और अच्छे तरीके से लिखते हैं। क्लियर है? लिखना, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक भू आविष्ठित राज्य है। अब आया अच्छा, इस MP is state situated of India। भारत के मध्य में स्थित एक भू आविष्ठित राज्य है। MP is a landlocked state situated in the middle of India। भू आविष्ठित का मतलब होता है that there is no sea borders, यानी या उसकी सीमाओं को नहीं छूती, तो समुद्री सीमा ना होना उसका भू आविष्ठित होना दर्शाता है, यानी कि उसके लैंड लॉक्ड होने को दर्शाती है। किसको दर्शाती है बेटा? उसके लैंड लॉक्ड होने को दर्शाती है। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? ये एक सिंपल सी परिभाषा के तौर पर। बाकी आप जितनी परिभाषाएं मध्य प्रदेश के संबंध में सरल तौर पर देना चाहते हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो प्रीलिम्स में तो पूछने वाली है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक अजीबोगरीब राज्य है, MP अजब है। वेरी गुड, सही में है। अभी देखना तुम भी कहोगे सर सही में MP अजब है। क्लियर? क्लियर है? जितनी परिभाषाएं बनाना चाहते हो उस हिसाब से बना सकते हो। मध्य प्रदेश इसी में इंट्रोडक्शन में चलते रहना, अभी मैं किसी पर नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश का वास्तविक अस्तित्व 1 नवंबर 1956 को इसके पुनर्गठन के साथ स्थापित हुआ। The real existence of Madhya Pradesh was placed on its reformation, with its reformation on 1st of November 1956। यानी 1 नवंबर प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ।
पर यह मध्य प्रदेश का अस्तित्व है सर, ये मध्य प्रदेश का अस्तित्व है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। ये मध्य प्रदेश का क्या है? अस्तित्व है। मैंने इसके बारे में, परिचय के बारे में बात कर रहा हूं, ये इसका अस्तित्व है। क्लियर है या नहीं है? लाइन चेंज करना, हेडिंग देना मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अन्य नाम, मध्य प्रदेश के अन्य नाम, द अदर नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश। अन्य नाम, क्या अन्य नाम है मध्य प्रदेश के? ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, देखो ऐसे नहीं, एक व्यवस्था होनी चाहिए, है ना? हाँ, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, हाँ अब लिखूंगा। हाँ, हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? भारत का हृदय। और इसी वजह से इसे हार्ट स्टेट की संज्ञा दी गई, यानी कि हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई। हाँ या ना? अरे बोलो, वेरी, ये होना चाहिए ना सबसे पहला नाम तो ये है। आप बोलो। अच्छा, हार्ट ऑफ इंडिया इसको किसने कहकर पुकारा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति। हाँ, जवाहरलाल नेहरू दिल फेंक आशिक थे। इन्हीं के लिए तो गाना गाया जगजीत सिंह ने, न उम्र की सीमा हो, न उम्र की सीमा है, न जन्म का है बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे सिर्फ एडवीना माउंटबेटन। हाँ या ना? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा? इसे हृदय प्रदेश कहा। क्लियर है या नहीं? ओके। दूसरा, नदियों का मायका यानी मैटरनल होम ऑफ द रिवर्स, है ना? मैटरनल होम ऑफ रिवर्स, यानी कि इसे नदियों का मायका कहा जाता है। कारण, मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों की भूमियों का करती है। बेटी पैदा मायके में होती है लेकिन पोसती ससुराल को है। समझे या नहीं समझे? हमारी नदियां जहां से जन्म लेती हैं ना, वहां नहीं इतना पोषित करती हैं जितना अन्य क्षेत्रों को पोषित करती हैं, और इसीलिए नदियों का मायका मध्य प्रदेश है। 200 से अधिक नदियों का उद्गम, और ये नदियां देश के अन्य कई राज्यों को पोषती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द मैटरनल होम ऑफ द रिवर्स, दैट मीन्स नदियों का मायका कहा जाता है। क्लियर है? पक्का? मैं हाँ बोल दिया करो, इसलिए तो मैं ऐसा करते रहता हूँ, बैठ के बस क्लास में यूं यूं करते रहते हो। अरे इंसानों की कालीन भैया हो। उनका भी तो यही था, एक ही एक्सप्रेशन, चाय लाए, समझ में आया? गजब हो यार तुम लोग हैं। चले आगे चले। तीसरा, टाइगर स्टेट का दर्जा फिर मिल गया क्या? पक्का? कर्नाटक के पास अभी है क्या? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के पास वापस आ गया। कितने टाइगर मिले? 526। कर्नाटक के पास 524, 2 का अंतर आ गया हमारे पास, शंकर और शिवानी। हाँ, बच्चा भी आ गया संजय। चौथा, सोया प्रदेश, सोया स्टेट। क्यों? भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन, देश का लगभग 80% सोयाबीन कहां से निकलता है? वेरी गुड। हाँ, यह है सोया स्टेट। क्लियर है या नहीं? अरे बोलो, पक्का? घड़ियाल स्टेट, ये भी तो आ गया 2019 में, जनवरी में तो मिला था हमका।
पूरे विश्व में सर्वाधिक संख्या में घड़ियाल मिले हमारे यहाँ, अकेली चंबल ही लेके बैठ गई था। आया ना तेंदुए, अभी पढ़ाया था, लेकिन अभी तेंदुए स्टेट का दर्जा नहीं आया ना। तेंदुए सबसे ज्यादा मिले हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि तेंदुए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिले हैं, लेकिन तेंदुए की अभी तेंदुए स्टेट बनने का कंफर्मेशन नहीं आया। हाँ लेकिन हाँ ये बात सही है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में तेंदुए मिले। अभी वर्ष 2018 तक की जनगणना 2020 में पूरी की गई है। मैंने अभी रिसेंटली आपको करंट अफेयर में बताया भी था, ये बात आपके पास लिखा हुआ है ना। बिल्कुल सही कहा, बच्चे ने अच्छा दिखा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हटा दू, हटा दू। जवाहरलाल नेहरू ने वैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हुए क्या कथन कहा था? मध्य प्रदेश में मुझे एडवीना नजर आती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा था। आत्मा का मतलब क्या है? क्या है वो? मतलब इतने सम्माननीय है मेरे लिए ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सच में मैं दिल से बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं एकदम से एक मतलब अलग उमंग आ जाती है मेरे में उनको। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था मध्य प्रदेश के बारे में कि भारत के मानचित्र पर सभी राज्यों का नक्शा बना दीजिए, मध्य प्रदेश अपने आप उकर जाएगा। उसको उकेरने की जरूरत, उसकी सीमा अपने आप निर्धारित हो जाएंगी, क्योंकि वो मध्य में है। जिस दिन सारे राज्य बन जाएंगे मध्य प्रदेश अपने आप बन जाएगा। हाँ या ना? ओके, लाइन चेंज करेंगे। हेडिंग देंगे मध्य प्रदेश का गठन। मैं पुनर्गठन की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ गठन की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का गठन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिश भारत में स्थित प्रांतीय क्षेत्रों, ब्रिटिश भारत में स्थित प्रांतीय क्षेत्रों व देसी रियासतों को मिलाकर कुल चार भागों में वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। कुल 4 भागों में वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द प्रेजेंट मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड। मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड into four parts from the British provinces and princely states. British provinces and princely states. अंग्रेजों का भारत यानी कि ब्रिटिश भारत जो था, उसका प्रशासनिक विभाजन कुछ इस तरह का हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश ने अपने शासन को बहुत अच्छे से व्यवस्थित तौर पर चलाने के लिए भारत के 4 हिस्से किए, जिनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के नाम से जाना गया था। ये बात तो आपको पता होगी, है ना? जिसमें पार्ट ए का जो हिस्सा था उसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रोविंसेस या ब्रिटिश प्रोविंशियल असेंबली रीजन्स आते थे, यानी कि इन्हें हम कहते थे ब्रिटिश प्रांत। ये बिल्कुल उस तरह से थे जिस तरह से आज हमारे भारत में राज्य हैं 28, कश्मीर के हटने के बाद, बोलो, इसी तरीके से ये प्रांत हुआ करते थे। पार्ट बी प्रिंसली स्टेट्स का क्षेत्र हुआ करता था,
प्रिंसली स्टेट्स वे वाले सेक्शंस या वे वाली टेरिटरीज थी जिन टेरिटरीज को एक राजा या महाराज के अधीन ही रखा गया था, यानी कि वे जो राजाओं के रियासतें हुआ करती थी, लेकिन इनके साथ ब्रिटिश की ये संधि थी कि इन्हें अपने पास मिलने वाला प्रतिवर्ष का लगान का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश हुकूमत को देना होगा। उसके एवज में ब्रिटिश हुकूमत इन्हें क्या देगी? एक सुरक्षा की गारंटी। किससे? हम से नहीं, नहीं, अन्य आक्रमणों से भी। हाँ या ना? और पार्ट सी, ये लाचारी थी भारत के राजाओं की बहुत बड़ी। पार्ट सी, जिसको हम चीफ कमिश्नरी रीजन्स यानी मुख्य आयुक्त क्षेत्र के नाम से जानते थे, जिनमें ब्रिटिशर्स ने कुछ मुख्य आयुक्त यानी कमिश्नर्स को बैठाया था और वो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था देखते थे। पार्ट बी के तौर पर अंडमान और निकोबार का क्षेत्र अलग रखा गया था। हाँ है ना? ये ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था थी। हमने इन दोनों क्षेत्रों को या पार्ट ए और पार्ट बी को उठा लिया, ब्रिटिश प्रोविंसेस और देसी रियासतों को, जिनसे मिलाकर के मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश को भी कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया था। किसमें डिवाइड किया गया था? इनमें से ही निकाला गया था। लेकिन मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना हुआ हिस्सा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में विभाजित था और चौथे पार्ट को सीधे सीधे तौर पर भोपाल स्टेट नाम दे दिया गया था। क्या नाम दे दिया गया था? भोपाल स्टेट नाम दे दिया गया था। हाँ बोल देते, हाँ 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 हाँ, पका 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 पका, नहीं आया, आ गया, ओके बेटा। पार्ट ए की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंस और बरार को शामिल किया गया था। ये 2 प्रोविंसेस आते थे, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का रीजन, इसे सीपी और, वेरी गुड, ये था मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र। हाँ या ना? बरार आज ज्यादा हिस्सा कहा आ जाता है? हाँ यू नो, बोल तो दो, पक्का पक्का, ओके। पार्ट बी की जब हम बात करते हैं तो इसे हम मध्य भारत के नाम से जानते थे। किसके नाम से? सेंट्रल इंडिया, मध्य, वेरी गुड बेटा, ये मध्य भारत हुआ करता था। पार्ट सी को हम विंध्य स्टेट के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? विंध्य स्टेट, विंध्य प्रदेश। हाँ बोल देते हैं, ओके बेटा। और भोपाल स्टेट अपने आप में मध्य प्रदेश की 1956 में राजधानी बनी थी। हाँ ना? शंकर दयाल शर्मा उस समय पर यहाँ की मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हाँ या ना? ओके बेटा। सेंट्रल प्रोविंस से सीपी और बरार क्षेत्र की बात करोगे तो इसमें उस समय का विदर्भ, बरार और महाकौशल का क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। ये सारे इसी का भाग थे। महाकौशल मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र कनेक्टेड विद द छत्तीसगढ़। क्लियर है या नहीं? विदर्भ एंड बरार द एरियाज आर कनेक्टेड टू द महाराष्ट्र वर द पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसे सीपी और बरार के नाम से जाना जाता था। दरअसल उस समय पर सेंट्रल प्रोविंस में विदर्भ और महाकौशल के क्षेत्र सम्मिलित हुआ करते थे। हाँ या ना? जो मध्य प्रांत का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने इस तरीके से कई प्रांत बनाए, केंद्रीय प्रांत, मध्य प्रांत। हाँ या ना? बोलो भाई। सबसे बड़ा प्रांत केंद्रीय प्रांत ही था, यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का मुख्य भाग यूनाइटेड प्रोविंस में आता था और यूनाइटेड प्रोविंस ही सबसे ज्यादा आग में जला। सबसे ज्यादा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूटिनीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेन वर ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड प्रोविंस। आप जितनी ज्यादा क्रांतिकारी घटनाएं देखते हैं, म्यूटिनी की घटनाएं देखते हैं, इवन दंगों से भी सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई क्षेत्र हुआ वो यूनाइटेड प्रोविंस। हाँ या ना? बोलो, छाप लो बेटा, छाप लो।
हो गया, दोनों तार ली ना वहां से यहां से। वो ब्रिटिश भारत की स्थिति और वहां से निकला हुआ मध्य प्रदेश, उसकी स्थिति ये है। वो ब्रिटिश भारत हटा दूं क्या? इसको अभी नहीं हटाना मुझे, नहीं ये नहीं हटा सकता ना मैं, इसी से तो आगे बढ़ूंगा। हो गओ, बोल दो। ओके बेटा, तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति मध्य प्रदेश की थी, जो प्रशासनिक आधार पर बांटी गई थी, उसमें मध्य प्रदेश का पार्ट ए जो आपको दिखाई देता है, इस पार्ट ए में जो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए वर्ष 1956 तक, इनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। हाँ या ना? कैसे लोग हो यार तुम, छोटी छोटी चीजों पर हाँ भी बोल दिया करो। पार्ट बी जो था, उसके प्रशासनिक मुखिया के तौर पर लीलाधर जोशी को पदस्थ किया गया था। किसको किया गया था भैया? लीलाधर जोशी। कौन से जोशी? लीलाधर जोशी। पार्ट सी जो था, इसके मुखिया के तौर पर नियुक्ति हुई थी, चीफ मिनिस्टर थे कौन? शंभुनाथ शुक्ला। क्या नाम था बेटा इनका? शंभुनाथ शुक्ला। हाँ या ना? बोलो भाई। और अंततः शंकर दयाल शर्मा। क्या इनका नाम आता है? शंकर दयाल शर्मा। अब बताओ, पार्ट ए, कॉपी बंद, कॉपी बंद। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। था ही नहीं। भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट शंकर दयाल शर्मा, भोपाल स्टेट शंकर दयाल शर्मा, भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट, विंध्य स्टेट, विंध्य स्टेट, विंध्य स्टेट, विंध्य स्टेट। सीपी बरार, सीपी बरार। सर चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, भेल जुड़ी। हाँ सीपी बरार, सीपी बरार, सीपी बरार। सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट, सेंट्रल इंडिया। सीपी बरार। जब तक एक सांस में नहीं बोलोगे तब तक नहीं रुकूंगा। सीपी बरार, सीपी बरार, सीपी बरार, विंध्य स्टेट। जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं रुकूंगा। हाँ विंध्य स्टेट, विंध्य स्टेट, विंध्य स्टेट। सीपी बरार। सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। सीपी बरार। भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट। सीपी बरार, सीपी बरार, रविशंकर शुक्ल, सेंट्रल इंडिया, लीलाधर जोशी, विंध्य स्टेट, शंभुनाथ शुक्ला, एंड देन भोपाल स्टेट, शंकर दयाल। खेल खत्म। रविशंकर शुक्ला वाज दिस, शंकर दयाल शर्मा वाज दिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो, आज लड्डू खिलाएगा। नहीं ऐसा होता, नॉन पर्सनालिटी। ओके। दरअसल रविशंकर शुक्ल ये चाहते थे कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर हो, और शंकर दयाल शर्मा हमेशा ये चाहते रहे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रहे। ऐसा माना जाता है कि 1 नवंबर 1956 के दिन, मतलब 31 अक्टूबर 1956 और 1 नवंबर 1956 की दरमियानी रात, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस जो मना, उसका उत्सव पूरे मध्य प्रदेश में मनाया गया, सिवाय छोड़कर जबलपुर में, क्योंकि जबलपुर का दुख ये था कि वो राजधानी ना बन सका। राजधानी बना भोपाल। कई सारे क्या रखे गए उसके ऊपर, अपने जस्टिफिकेशंस की क्यों भोपाल मस्ट बी द कैपिटल ऑफ। पहला, इजी रीचेबल है, पहला इजी रीचेबल है। दूसरा,
विधानसभा से लेकर के अन्य शासकीय कार्यालयों तक, चाहे मंत्रालय हो, सचिवालय हो, चाहे निदेशालय हो, चाहे कुछ अन्य है, आपको सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर भोपाल में मिल जाएगा। ऐसा आर्किटेक्चर आपको मध्य प्रदेश के किसी और शहर में नहीं मिलेगा। आप फालतू में आर्किटेक्चर बनाओगे, पैसा गवाओगे, मेंटेनेंस संभालोगे का क्या मतलब। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे सीमांध्र आंध्रा की राजधानी विशाखापट्टनम तय की जा रही थी, हाँ या ना, फिर अमरावती तय कर दी। क्यों? क्योंकि विशाखापट्टनम में क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा था। अभी बात को लालछन लग जाता तो राजधानी में तो मिटा नहीं पा रहे, बड़े प्रदेश में मिटाने वाले। इससे अच्छा सिक्योर चलो, अपने कार्ड वहीं डालो जहां वाकई में शो करने की जरूरत है। पहले शो क्यों करें, हार भी सकते हैं, हाँ या ना। तो वही वाली स्थिति यहां पर बन गई। क्लियर है? तो भोपाल के पक्ष में ज्यादा समर्थन आया और भोपाल अंततः राजधानी बन गया। एंड जबलपुर was just like